नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम एक्सेस में। जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं सीडीपी यानी कि बाल विकास से संबंधित प्रश्नों के बारे में। बाल विकास के प्रश्न हर एक टीचिंग एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो आपकी एग्जाम में यूपी टेट का हो या फिर हो सुपर टेट का, रीट, DSSB और केवीएस। इन सभी एग्जाम्स में जो है सीडीपी का पोर्शन जरूर से जरूर पूछा जाता है। और आप जानते हैं कि सीडीपी को बिना पढ़े हुए हम किसी भी एग्जाम्स में अच्छे नंबर्स नहीं ला सकते हैं। तो इसीलिए हमने अपने जो चैनल पर है एक 30 आउट ऑफ 30 टारगेट का एक हमने सीडीपी की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जहां पे आपको अल्टरनेट डेज पर एक सीडीपी का वीडियो मिल जाता है। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी कड़ी में ये हमारा पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 पार्ट को अपडेट कर दिया है, अपलोड कर दिया है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से कि आज हमने सीडीपी के कौन से, तो आज ये पार्ट नंबर 4 है। तो चलिए आज देखते हैं पार्ट नंबर 4 में कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं हम। तो 20 क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है कि कौन सी छात्र को प्रेरित करने वाली विधि है। तो कौन सी छात्रों को प्रेरित करने वाली विधि है। तो अगर आप जानते हैं कि आपको छात्र को प्रेरित करना है तो लगातार उसकी प्रशंसा करते रहेंगे तो उसका मन जो है वो पढ़ाई में लगता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। तो शिक्षा शब्द समानार्थी है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा गया है कि शिक्षा शब्द किस शब्द का समानार्थी है। तो शिक्षा शब्द किस शब्द का समानार्थी है। तो निर्देश का भी है, विद्यालयीकरण का भी है, प्रशिक्षण का भी है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा उपरोक्त सभी शब्दों का समानार्थी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री की बात की जा रही है। तो जवाहरलाल नेहरू तो पीएम थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे स्वतंत्र भारत के। उसके बाद हुमायूं एक राजा थे, बाबर के पुत्र थे ना। और कबीर जो कि एक संत हुए हैं और ये पढ़े लिखे नहीं थे, इनके शिष्य इनकी बातें को लिखते थे। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यहाँ पे दिया हुआ, तो यही हमारे भारत के स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, सरोजनी नायडू की बात कर ले तो सरोजनी नायडू जो है वो कौन थी। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की कक्षा में छात्रों की संख्या कम क्यों होनी चाहिए। तो जो छात्रों पर शिक्षक के व्यक्तिगत ध्यान आकर्षण हेतु अगर बच्चे क्लास में कम होंगे तो जो टीचर होगा वो हर एक बच्चे पर इंडिविजुअली ध्यान रख सकता है, वो क्या गलतियां कर सकता है, क्या गलती बच्चा कर रहा है उसको तुरंत ही बता देता है। अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रतिभाशाली बालक की क्या विशेषता होती है। तो प्रतिभाशाली बालक की विशेषता पूछी गई है, तो अध्ययन में अरुचि लिखा हुआ है, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक को अध्ययन में रुचि होती है, सेवा भाव होता है। ठीक है, मानसिक प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या होती है। यहाँ पे सेवा भाव लिखा हुआ है, इससे कोई मतलब ही नहीं है प्रतिभाशाली बालक का, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। और मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता, अगर हम जो भी चीज़ सिखाते हैं वो काफ़ी जल्दी से वो लोग सीख लेते हैं। पर्यटन में रुचि, ये तो सेकेंडरी चीज़ हो गई, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर के साथ अगर हम जाएं तो मानसिक प्रक्रिया में तीव्रता होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बनाने का प्रावधान किया गया है। तो भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बनाने का प्रावधान किया गया है। तो ये अनुच्छेद नंबर है 21A। कौन सा है, 21A में ये प्रावधान कर दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। और जो यहाँ पे अनुच्छेद 45 लिखा हुआ है, ये डीपीएसपी का पार्ट था पहले, अब इसको हटा करके, ठीक है, अब इसको इसकी जगह ये वाला प्रावधान कर दिया गया है, इसको अब मूल अधिकारों में शामिल कर लिया गया है। पहले ये नीति निर्देशक तत्व हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय पर्यावरण से प्रभावित होता है। तो कौन सा प्रत्यय पर्यावरण से प्रभावित होता है। तो बुद्धि हो गया, बुद्धि तो पर्यावरण से प्रभावित बुद्धि नहीं होती, शारीरिक वृद्धि भी नहीं होती है क्योंकि वो तो शारीरिक वृद्धि अपनी बढ़ती रहती है। लेकिन जो पर्यावरण का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है वो स्वभाव पे होता है। किस पे होता है, स्वभाव पे सबसे ज़्यादा पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 की कि निम्नलिखित में से किस कारण से बालक में कुंठा जन्म लेती है। तो बालक में कुंठा क्यों जन्म लेती है, इसका कारण हमको बताना है। तो व्यक्तिगत अक्षमता के फलस्वरूप। ठीक है, ये तो सही है कि व्यक्तिगत अक्षमता के फलस्वरूप ही भारत में कुंठा प्रवृत्ति का जन्म होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 9 में कि निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व नहीं है। तो निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व नहीं है। तो भाषावाद की बात करें तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये गलत हो जाएगा। प्रकृतिवाद ये एक है, बाधक तत्व नहीं है। ठीक है, भाषा, क्योंकि कभी कहीं कहीं पर तमिल बोली जाती है, कहीं पे हिंदी बोली जाती है, तो लोग को समझने में मुश्किल हो जाती है। लेकिन जो प्रकृतिवाद है, प्रकृति सबकी सेम ही है, सबसे मन से भारतीय हैं, तो वहाँ पे बाधकता तो नहीं है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, किस परीक्षण में विश्वसनीयता अधिक होती है। तो किस परीक्षण में विश्वसनीयता की बात करें तो सबसे अधिक विश्वसनीयता होती है एमसीक्यू, जब हम लोग सॉल्व करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा विश्वसनीयता होती है। अगर निबंधात्मक रहेगा तो भैया इसमें तो सबका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। संक्षिप्त प्रश्न इसमें भी लिखना ही होता है, तो इसमें कोई मतलब नहीं है, सब लोग अलग अलग सोचते हैं, अलग अलग लिखते हैं। लेकिन जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है, उसमें भी का जो सभी के जो आंसर होते हैं वो सेम होते हैं, इसलिए भैया यही वाला सही होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षण सबसे ज़्यादा विश्वसनीय होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 की बात करने से पहले हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं, जिसका आपको कमेंट पे आंसर देना होगा कि प्रश्नावली किस विधि जो है, प्रश्नावली विधि वो किसने दी थी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि प्रश्नावली विधि किसने दी थी, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है हाल ही में स्टेट एस सुपरटेट में, जो कि शायद हरियाणा का है, हरियाणा में पूछा गया था। तो चलिए, हो सकता है इस बार आपके यहाँ पूछ लिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि परिवार शिक्षा का किस प्रकार का साधन है। परिवार शिक्षा का किस प्रकार का साधन है। तो इससे बात करते हैं, जो परिवार होता है वो शिक्षा का किस प्रकार का साधन होता है। तो औपचारिक नहीं होता, अनौपचारिक होता है। ठीक है, तो परिवार जो शिक्षा का अनौपचारिक साधन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें कि विद्यालय का कार्य होता है। तो विद्यालय का कार्य क्या होता है इसकी बात करना है। संस्कृति का संरक्षण, बिल्कुल सही है ये। संस्कृत का परिष्करण भी सही है। संस्कृत के नए प्रतिरूपों का निर्माण, प्रतिरूपों का निर्माण करता है। ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, विद्यालय का कार्य होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 13 में है कि किसी वर्ग का मान जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसको क्या कहते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि ऐसा वर्ग जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं मध्यमान। क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। ठीक है, मीडियन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 की निरौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है। तो निरौपचारिक शिक्षा का साधन कौन सा नहीं है। तो सिनेमा घर, कक्षा शिक्षण जो निरौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 में है कि कौन सी विधि प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आती है। तो प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत कौन सी विधि आती है, इसका जो आंसर होगा वो मूल्यांकन विधि प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आती है। कथाबोध विधि भी आती है और साक्षात्कार विधि भी आती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी विधियां जो ऊपर लिखी हुई हैं वो प्रक्षेपण विधि मतलब ऑब्जर्वेटरी जो विधि होती है, जो उसके अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो नारी शिक्षा के क्षेत्र में क्या समस्या है। नारी शिक्षा के क्षेत्र में उस सह शिक्षा की समस्या होती है। बिल्कुल, बालक बालिकाओं को एक साथ पढ़ाने पर भी काफ़ी लोग जोर नहीं देते हैं, मतलब काफ़ी लोग समर्थन नहीं करते हैं कि बालक बालिका एक साथ पढ़ें। फिर स्त्री शिक्षा में अपव्यय ये भी होता है, और शिक्षिकाओं की समस्या, जो जो गर्ल्स को लोग प्रेफर करते हैं ज़्यादातर कि गर्ल्स को गर्ल्स ही टीचर ही पढ़ाएं, तो इसलिए इसकी भी ज़्यादा हमारे यहाँ है नहीं, शिक्षिकाएं नहीं हैं, तो ये भी एक समस्या है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें कि सर्वप्रथम ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी। तो ये आपका जीएस का भी क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग इसको जरूर देख लीजिए कि सर्वप्रथम ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी। तो सबसे पहले जो ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी वो 1970 में इंग्लैंड में की गई थी। 1970 लिखा हुआ है, ठीक है, 1970 में इंग्लैंड में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 में है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में किस स्तर की शिक्षा के साधन उपलब्ध कराने की बात कही गई है। तो ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कमेंट करके बताना है आपको कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब स्टार्ट हुआ था, इसका ईयर बताना है। तो जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो किसकी प्राथमिक शिक्षा में इसको लाने की सबसे पहले बात की गई थी। और नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में है कि शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए किस आयोग की संतुष्टि की थी। शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए किस आयोग ने संस्तुति की थी।
तो इस शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए जो भारतीय शिक्षा आयोग 1964 हुआ था, उसी में इसकी बात कही गई थी। इसको क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम भी है कुछ, क्या आप लोग जानते हैं? इसका एक दूसरा नाम है, आप लोग अगर जानते हो तो प्लीज़ अपने आंसर को कमेंट करिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 की बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। इसमें जो पाठ्यक्रम द्वारा, ये तो दी सामाजिक शिक्षा की बात की जा रही है, तो सामाजिक शिक्षा कैसे देंगे? पाठ्यक्रम के द्वारा तो दे नहीं सकते। उसको जब घुमाएंगे फिराएंगे, लोगों से बातचीत कराएंगे, तभी हो सकता है। विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा इस तरीके कर सकते हैं, लेकिन इस आंसर में सबसे अच्छा तो यही है। लेकिन अगर सामाजिक व्यवहार की शिक्षा देना है तो उसे समाज में रहने सहने का अनुभव करवाना होगा, ठीक है? तो उससे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, उससे जल्दी बच्चा सीखता है। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस। तो आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आप लोगों को पसंद आए हों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ी सी हमारी तबीयत ख़राब है, इसलिए ज़्यादा क्लियर वॉइस नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, पार्ट 5 में। तब तक के लिए नमस्कार।